अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना हो या उसे मार्केट में जमाना हो तो सबसे पहले आपको लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लेने की कला आनी चाहिए। इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत धोखा भी शामिल हो तो कोई बात नहीं, बस धोखा हो तो ऐसा हो कि लोगों को पता ही न चले कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। उन्हें ये लगना चाहिए कि उनके लिए सब कुछ बढ़िया है। ये किसी भी बिजनेस को एक किक स्टार्ट देने का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है और लगता है ओला ने इसी रूल को फॉलो करने की कोशिश की। उसने जैसे तैसे अपने कस्टमर्स इकट्ठा तो कर लिए, लेकिन आज ये कंपनी जितने लॉस में चल रही है उससे पता चलता है कि उनके कस्टमर्स को उनकी सच्चाई का टाइम से पहले ही पता चल गया और जितनी तेजी से ये बढ़े थे उतनी ही तेजी से आज ये घट रहे हैं। जो कंपनी इंडिया में एक रेवोल्यूशन के रूप में आई थी, आज वो बिना किसी प्रॉफिट की उम्मीद के हजारों करोड़ों का घाटा झेल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी को पिछले साल लगभग 1200 करोड़ का घाटा हुआ और तो और पेंडेमिक के खत्म होने के बावजूद इनके कस्टमर्स में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। बिजनेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज इस कंपनी की जो हालत है उसके लिए ये कंपनी खुद ही जिम्मेदार है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ओला के साथ क्या गलत हुआ जिससे इंडिया में आज वो बंद होने के कगार पर है। ओला को भारत में राइड शेयरिंग का पायोनियर कहना गलत नहीं होगा। 20वीं सेंचुरी के पहले दशक के अंत तक हर इंडियन ऑटो और कैब ड्राइवर्स के बिना मतलब के नखरे से तंग आ चुका था। तब ऑटो और कैब ड्राइवर्स जानबूझकर अधिक किराया वसूलते थे। कस्टमर शिकायत करते थे कि उन्हें उनके डेस्टिनेशन से काफ़ी पहले ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन किराया पूरा देना पड़ता है। इसके अलावा ड्राइवर्स की आइडेंटिटी भी लोगों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय था। इन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक का सामना IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट भाविश अग्रवाल ने भी किया था। उनके द्वारा बुक किए गए एक ड्राइवर ने भाविश से अपनी जर्नी के बीच में ज़्यादा किराए की मांग की, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और बीच में ही कैब छोड़ दी। तब भाविश ओला trips.com नाम की एक साइट चलाते थे, जिसके थ्रू वो छुट्टियां और अन्य प्रकार की जर्नीज की प्लानिंग और उनके इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को कैब बुकिंग सेवा में बदल दिया। भाविश का ये आइडिया शानदार था, लेकिन उस वक्त देश में निवेश का माहौल इतना अच्छा नहीं था और एक नए बिजनेस मॉडल के लिए इन्वेस्टमेंट प्राप्त करना लगभग नामुमकिन था। कुछ महीने बाद स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, अनुपम मित्तल और रेहान यार खान ओला कंपनी के मुख्य इन्वेस्टर्स बन गए। उन्होंने इस बिजनेस आइडिया में $3,30,000 का निवेश किया। फिर ओला ने अपने टैली में ड्राइवर्स और कस्टमर्स को जोड़ना शुरू किया। ड्राइवर्स को अपनी हर राइड पे इंसेंटिव मिलती थी और कस्टमर्स को अपनी जर्नी पर डिस्काउंट और ऑफर मिलते थे। ऐसा करके अपने पहले इन्वेस्टमेंट मिलने के 1 साल के अंदर अंदर ओला ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, जो कि एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट जायंट है, ओला कंपनी में $5 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। इस कंपनी के साथ कस्टमर्स और ड्राइवर्स जुड़ते चले गए। ओला में काम करने वाले ड्राइवर्स अब कहीं भी 70,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे थे। ऑनलाइन कैब का मार्केट भारत में बढ़ने लगा। अगस्त 2013 में उबर कंपनी भी भारतीय बाजार में उतर आई। उबर ने आते ही ओला को कड़ी चुनौती दी। उबर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने बाजार को अपनी तरफ खींचने के लिए जमकर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। भले ही लंबे समय तक उबर घाटे में रही, लेकिन उसने ओला को कभी भी फ्री हैंड नहीं दिया। कंपटीशन को देखते हुए ओला आक्रामक हो गई और फिर शुरू हुआ प्राइसिंग वॉर। दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ नेक टू नेक कंपटीशन में थीं। इस कंपटीशन से अगर कोई फायदे में था तो वो थे कस्टमर्स और ड्राइवर्स। कस्टमर्स को रोज एक नया ऑफर और डिस्काउंट मिलता, तो वहीं रोज कोई ना कोई गाड़ी खरीद कर उसे ओला और उबर के अंडर ड्राइवर बनकर चलाने लगता। गाड़ी की EMI के पैसे भरने के बाद भी उनकी जेब में इतना तो पैसा बच ही जाता कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकें। लेकिन मार्केट में अपना नेटवर्क बनाने के चक्कर में दोनों कंपनियां लगातार घाटा झेल रही थी। भारत में उबर के लॉन्च के 3 महीने बाद ओला ने और फंडिंग इकट्ठा करने की ठानी, जो तुरंत ही $20 मिलियन तक पहुंच गई।
8 महीने बाद इसने कुल $41 मिलियन के इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इन सभी इन्वेस्टमेंट्स ने ओला को अपने लिए एक बाजार स्थापित करने में और अपने नुकसान की भरपाई करने में मदद की। ओला फंडिंग और इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करने में धीरे धीरे बेहतर हो गया। अब इसे अपने कंपटीटर्स से ज्यादा फंड्स मिलने लगे थे। अक्टूबर 2017 में टेंसेंट होल्डिंग्स और सॉफ्टबैंक ग्रुप्स ने $1.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर ओला पर भरोसा किया और इसी के अंत तक ओला को विश्वास होने लगा कि उसने अब एक इरिवर्सिबल इकोसिस्टम बना लिया है। उन्हें विश्वास होने लगा था कि उनके ड्राइवर अब उनकी कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने अपने कस्टमर्स में इतना ट्रस्ट बना लिया है कि अब उन्हें उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन मुश्किल यहीं से शुरू हुई। आने वाले सालों में ओला ने अपने इन्वेस्टर्स को वापस भुगतान करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अपने कस्टमर्स से कहीं ज़्यादा चार्ज करने लगी। शुरुआत में कस्टमर्स को लगा कि ये थोड़े दिनों के लिए ही होगा, इसलिए वो उन चार्जेस को बिना सोचे समझे भी देने लगे। लेकिन फिर जब ये एक रेगुलर मामला बन गया तब लोगों को ओला के असली बिजनेस एल्गोरिथम का एहसास होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि उनकी रोज़ की जर्नी रूटीन पर पकड़ बनाने के बाद ओला उनसे अब अधिक किराया वसूलने लगी है और ये सब एक प्लानिंग के तहत ही किया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि ओला को अपने बहुत से कस्टमर्स से हाथ धोना पड़ा। ड्राइवर्स की साइड से भी ओला को बड़ा नुकसान होने लगा। कस्टमर्स के किराए बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने ड्राइवर्स को दिए जाने वाले इंसेंटिव को भी काफ़ी कम कर दिया। इससे जो ड्राइवर महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये कमा रहे थे उनके हाथ अब 30 से 35 हज़ार रुपये आने लगे। अब इस 30 हज़ार में उन्हें अपनी गाड़ी की EMI भी भरनी थी और उन्होंने जो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लिया था उन्हें उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था। इस वजह से कस्टमर्स के साथ अब ओला के ड्राइवर्स भी उसे छोड़कर जाने लगे थे। फिर आया पेंडेमिक। पिछले 5 से 6 सालों के दौरान भारी बचत करने वाले ड्राइवरों को अपनी बचत का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पेंडेमिक में ट्रांसपोर्ट बिजनेस को काफ़ी बड़ा झटका लगा क्योंकि लोगों ने यात्रा करना ही बंद कर दिया। इन ड्राइवरों का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव की तरफ चला गया। कुछ ने अपनी गाड़ियां बेच दी तो कुछ की गाड़ियों को बैंक ने जब्त कर लिया क्योंकि उनकी EMI ठीक से नहीं भरी जा रही थी। कस्टमर्स के बाद अब ड्राइवर्स भी ओला को छोड़कर जाने लगे। ओला को इस बात का एहसास था, लेकिन वो करते भी तो क्या, उन्हें अपने इन्वेस्टर्स को पैसे जो लौटाने थे। 2020 में ओला को 2208 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। हालांकि ये पिछले साल की तुलना में लगभग 300 करोड़ कम था, लेकिन ओला के रेवेन्यू में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। ये इस बात का संकेत था कि जनता के बीच ओला अब ज़्यादा लोकप्रिय नहीं रह गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ओला का रेवेन्यू घटकर 983.2 करोड़ रुपए रह गया, जो 2020 के मुकाबले 63% कम था। 2021 के एंड तक ओला कंपनी का टोटल लॉस 17,453 करोड़ हो गया। ओला की बिजनेस जर्नी को अगर फेजेस में समझा जाए तो पहले फेज में ओला ने कस्टमर्स और ड्राइवर्स इकट्ठा करने के लिए अपने सारे इन्वेस्टमेंट को ऑफर, डिस्काउंट और इंसेंटिव देने में खर्च कर दिए, जिसे बिजनेस लैंग्वेज में कैश ड्रेन कहा जाता है। इससे उन्हें फायदा तो हुआ, लेकिन अपना एक नेटवर्क और इकोसिस्टम बनाने में, हालांकि इस नेटवर्क पर अपना ट्रस्ट बनाने में ये कंपनी नाकाम रही। और दूसरे फेज में जब अपने बनाए नेटवर्क से ज्यादा पैसा वसूलने की बारी आई तभी दुनिया ने पेंडेमिक का सामना किया और इस कंपनी की पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी उल्टी पड़ गई। बिजनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने पहले ही फेज में ओला बहुत सारी गलतियां कर चुका था। दूसरे फेज में अगर पेंडेमिक नहीं भी आता तब भी इस कंपनी को घाटा ही मिलता। अब आप खुद ही देख लीजिए, पेंडेमिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी ओला अपने बिजनेस को ट्रैक पर लाने में असफल रही है। आज घाटे से निकलकर बिजनेस को जिंदा रखने के लिए कंपनी ने अपने रिसोर्सेज को यूज्ड कार्स और क्विक कॉमर्स बिजनेस से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर दिया है। किसी तरह ओला का बिजनेस मार्केट जिंदा तो है, लेकिन काफ़ी कम चांसेस हैं कि वो अपने गिरे हुए बिजनेस को दोबारा खड़ा कर सकें। ज़रा सोचिए, आगे चलकर कस्टमर्स किसी एक ही कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों खरीदेंगे जब उनके लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हों। वैसे मेरे हिसाब से तो अगर अभी भी ओला अपने कैश ड्रेन वाले प्रिंसिपल को छोड़ बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना शुरू कर दे तो पॉसिबल है कि ये कंपनी अपने आप को रिवाइव कर सके।
इस पे आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।